ये है, लिखो, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर, डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर क्या होती है, बोर्ड पे देखो। जैसे कि आपने मान लिया कार्डबोर्ड की शीट ले ली और एक उसमें एक सर्कुलर अपर्चर, मतलब सर्कुलर छिद्र कर दिया, एक छेद कर दिया, और इधर से आपने लाइट डाली। क्लियर है क्या बात? और इधर आप एक बड़ी स्क्रीन रखते हो, यहां पे एक बड़ी स्क्रीन रखते हो, तो आपको पता है बोर्ड पे इधर स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? बीच में तो एक सर्कुलर व्हाइट फ्रिंज दिखाई देगी। क्लियर है क्या बात? सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी, उसके बाद एक डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, फिर एक कॉन्सेंट्रिक व्हाइट फ्रिंज दिखाई देगी, और फिर एक डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, उसके बाद सर्कुलर व्हाइट फ्रिंज दिखाई देगी, और फिर डार्क फ्रिंज दिखाई देगी। तो यदि आप ये सर्कुलर का साइज, ये सर्कुलर अपर्चर है, ये क्या है? व्हाट इज ए? ए इज द साइज ऑफ सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर। क्लियर है क्या बात? ये स्क्रीन है, दिस द स्क्रीन। द डी इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज डी? इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर एंड स्क्रीन, स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस है। तो बोर्ड पे देखो, जब आप टॉर्च से लाइट डालोगे तो लाइट जो होती है वो सीधे सीधे नहीं चलती है, लाइट फैल जाती है, और डिफ्रैक्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से सर्कुलर रिंग मिलती है आपको। तो आपको इसमें यह बताना होता है कि सर्कुलर रिंग, ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है, ये वाली कॉन्सेंट्रिक, इसके बारे में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इस मिनिमा और इस मिनिमा के बारे में हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, एक बार रफ में देखो, जब हमने स्लिट ली थी, स्लिट कैसे ली थी? जैसे ये हमारा कार्डबोर्ड था और उसमें हमने एक स्लिट ऐसे बना दी थी। क्लियर है क्या बात? ऐसे स्लिट बना दी थी। तो जब हम यहां पे स्क्रीन रखते हैं, स्क्रीन रखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें यहां पे व्हाइट लाइट दिखाई देती है सेंटर पे ऐसे करके, फिर उसके बाद डार्क दिखाई देता है ना, और फिर उसके बाद व्हाइट दिखाई देता है, फिर डार्क दिखाई देता है, कल हमने पढ़ा था ना ये, और फिर उसके बाद व्हाइट दिखाई देगा ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? यूं करके व्हाइट डार्क, व्हाइट डार्क ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे करके, लाइक दिस, फिर यहां पे दिखाई देगा। तो ये भी एक अपर्चर थी, लेकिन ये स्लिट थी, रेक्टेंगुलर अपर्चर। इसे आप क्या बोल सकते हो? रेक्टेंगुलर अपर्चर, या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। यहां पे तो एक स्लिट थी, यहां पर एक गोला है, अपर्चर है, तो इस अपर्चर के कारण सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं अपने को। बात समझ में आई? और इस फ्रिंज पैटर्न को डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, जिसमें कि सारी की सारी लाइट इसके सेंटर पर ही ऑब्टेन होती है। इसमें देखो आप, ये कॉन्सेंट्रिक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको, है ना। एरी रिंग और एरी डिस्क भी इसमें नाम दे रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को उससे। क्लियर है क्या बात? दिखाई दे रहा है सौजन्या? है ना। नीचे भी आप देख सकते हो, और भी हैं कई सारे इस तरीके से, है ना। तो यही मेरे को ज्यादा सबसे अच्छा लग रहा है, देखो जेई मेन जेई एडवांस ऐसे भी किसी कोचिंग वाले ने डाल रखा है ऐसे। क्लियर है? तो इस तरीके से मिलती है। लेकिन ये यहां पे देखो, बोर्ड पे देखना, इधर इधर देखो, ये जो मैंने आपको बताया था ये स्लिट है, और इस स्लिट से यहां पे D1 और यहां पे D1 मिलता है। तो मैंने बताया था कि इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस सिंगल स्लिट में कितना होता है? डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स होता है लैम्डा। बात समझ में आ रही है? नहीं, डेल्टा एक्स कितना होगा? लैम्डा।
ये होता है फर्स्ट मिनीमा के लिए। तो यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है, एरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां पर मिलती है, और फिर डार्क मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी इधर भी, और फिर ब्राइट मिलती है, और फिर इधर भी क्या मिलेगी, इधर भी ब्राइट मिलेगी, ऐसे करके मिलती जाती है। लेकिन देखो हमें इसकी ये फर्स्ट मिनीमा है इसका, भाई ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये तो रिंग हो गई, रिंग है ना। और यहां पे देखो आप इसे, इसमें जो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन होगी, मैं उसे इधर से बना देता हूं। ये तो इसका 3D व्यू हो गया, आप इसका 2D व्यू बनाना है ऐसे। ये सर्कल है और यहां पे D1 मिनिमा मिलेगा या D1 मिलेगा, और यहां मिलती है सर्कुलर ब्राइट रिंग, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग। क्लियर है बात, ये रिंग। तो मिनिमा के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। आपको याद रखना है कि इस सोर्स और इस सोर्स से निकलने वाली जो लाइट वेव है डेल्टा एक्स, उसके बीच में पाथ डिफरेंस 1.22 लैम्डा होना चाहिए, 1.22 लैम्डा। जो रेक्टेंगुलर स्लिट थी यानी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में डेल्टा एक्स लैम्डा होना चाहिए था, लेकिन यहां पे 1.22 लैम्डा होता है। इसकी कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है। क्लियर है क्या बात? तो आपको यही रखना है फर्स्ट मिनिमा के लिए, और इसका साइज होगा ए होगा। तो ये फिर से वही, ये थीटा है और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो डेल्टा एक्स जो होता है वो ए साइन थीटा होता है। तो 1.22 लैम्डा है ना, ऐसे लिख देंगे। पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग। तो साइन थीटा जो होगा वो 1.22 लैम्डा अपॉन ए के बराबर होता है। ये आप याद रखना है। हाँ एक मिनट बाहर बैठ जाओ बेटा, अभी इस वाले रूम में बैठ जाना है ना, इस वाले रूम में। हाँ भाई बात समझ में आ गई। तो क्या मेरे को अभी सर्कुलर रिंग की रेडियस निकाल सकते हो आप? सर्कुलर रिंग की रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेंट्रल ब्राइट, सर्कुलर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट डिस्क लिखेंगे। देखो हमें इसमें जो ध्यान देना है वो केवल और केवल इसी डिस्क के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ये दिखाई नहीं देती हैं। सारी की सारी सेंट्रल लाइट जो लाइट होती है, इससे निकलने वाली लाइट, वो सारी की सारी अधिकतर लाइट इसके अंदर ही जाती है। तो वो आपसे बाकी के बारे में कुछ पूछेगा भी नहीं, है ना। तो फर्स्ट मिनिमा ये क्या है, D1 है, इधर भी क्या है D1, जैसे D1 है ना, ऐसे करके। तो इसकी जो रेडियस होगी वो आप बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे बताओ? साइन थीटा, इसे रेडियस मान ले, रेडियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, बताना जरा। यहां पे लिखना साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है, D। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन D। तो इसे मैं R अपॉन D लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और साइन थीटा किसके इक्वल है, ये है 1.22 लैम्डा अपॉन ए के इक्वल है। तो जो रेडियस होगी सर्कुलर अपर्चर की, रेडियस ऑफ सर्कुलर ब्राइट डिस्क, वो हो जाएगी आपकी 1.22 डी लैम्डा ओवर ए। ये हो जाएगी रेडियस आर, 1.22 डी लैम्डा ओवर। बोर्ड पे देखो अब इसका एप्लीकेशन क्या है। अभी जब हमने लेंस पढ़ा था, जब हमने लेंस पढ़ा था तो हमने लेंस में क्या देखा था, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। बोर्ड पे देखो, ये मान लिया हमारे पास एक लेंस है, सर्कुलर अपर्चर। जो लेंस होता है, लेंस की अपर्चर क्या होती है, सर्कुलर होती है ऐसे,
है ना, गोल गोल लेंस होता है। और यदि आप इनफाइनाइट पर ऐसे करके इनफाइनाइट पर लाइट डालते हो, इनफाइनाइट से लाइट डालते हो, तो जब आप इनफाइनाइट से लाइट डालोगे तो आइडियली तो ऐसा होता है कि ये सारी की सारी लाइट कहां पे होनी चाहिए, फोकस इस तरीके से एक सेंटर पर हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, अरे बोलो। लेकिन क्योंकि देखो यहां पे ये इस तरीके का एक लेंस ही समझ लो आप इसे। यहां पे जब हमने ये पढ़ा था तो हमने डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा था, तो डिफ्रैक्शन के कारण बोर्ड पे देखो, यदि आप देखोगे तो ये एक नए सोर्स का काम करते हैं, ये सारी लाइट वेव। ये अब तो हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली। तो यदि ये स्क्रीन रखी है, समझे, तो लाइट केवल और केवल इस फोकस पर नहीं होती है, इस पॉइंट पर फोकस नहीं होती है, बल्कि आपको एक डिफ्रैक्टेड इमेज मिलती है यहां पे। डिफ्रैक्टेड इमेज मतलब भाई लाइट यहां से केवल ऐसे थोड़ी ना जाती है, लाइट तो चारों दिशा में यूं जाएगी ऐसे करके, समझ में आ रही है बात, ऐसे, और इससे भी ऐसे निकलेगी। तो लाइट वेव जो निकलती हैं वो चारों दिशा में निकलती हैं, ऐसे करके निकलती है। तो जब ये इंटरफेयर करती हैं तो यहां पे इस तरीके का सर्कुलर डिस्क बनाती है। ये बात अलग है कि सारी की सारी लाइट उसके सेंटर में ही केंद्रित होती है। तो वो इन डिस्क के बारे में तो नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि यदि एक लेंस है, यदि एक लेंस है तो लेंस पर लाइट पड़ने के बाद मोस्ट ऑफ द लाइट, देखो ये तो D1 D2 D3 हो गई, इनकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है, इनके बारे में हम बात नहीं करते, हम केवल और केवल सेंट्रल सर्कुलर ब्राइट डिस्क की बात करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि यहां पर यदि हम स्क्रीन रख दें तो इस डिस्क की रेडियस कितनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास फोकस, और इसका साइज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास d। क्लियर है क्या बात? तो ये जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस रेडियस हो जाएगी 1.22 d लैम्डा। व्हाट इज d? d की d लैम्डा अपॉन a। व्हाट इज a? a इज द साइज। ध्यान से सुनो, d तो हो जाएगा इसमें 1.22 लैम्डा, ये तो हो गया सर्कुलर अपर्चर, और ये काम करेगा स्क्रीन का, तो d की जगह तो हम लिखेंगे f लैम्डा, और a क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द, जो इमेज मिलेगी, इमेज, ये इमेज डिफ्रैक्टेड इमेज मिलेगी आपको, पॉइंट इमेज नहीं मिलेगी जैसा हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, है ना। तो ऐसा लिख लेना यहां पे, यहां से चित्र बना लो और लिख लेना, व्हेन लाइट falls on convex lens from infinite, then on screen a diffracted image is formed on the screen, on the screen in the form of circular disc whose radius r is equal to 1.22 f lambda upon a होती है। देखो, जैसे कि कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी आपको देखने के लिए मिलता है। मैं पहले सवाल कराता हूं, उसके बाद आपको वास्तव में समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली आप इसे कैसे देख सकते हैं। लिख लो, ए लाइट रे ऑफ वेवलेंथ, ए लाइट रे ऑफ 590 नैनोमीटर is focused on screen by lens
ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, if diameter of lens is 10 centimeter, find the size of image of disk formed on screen. आपको स्क्रीन पर साइज बताना है। हाँ भाई, तो साइज बता दोगे, कैसे होगा बताओ? मैंने बता तो रखा ही है आपको। ये जैसे ये लेंस होगा और जब लेंस पे लाइट डालोगे तो यहां पर आपको फोकस डिस्टेंस पर एक पॉइंट नहीं मिलेगा। अब हमने डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, यहां पर मिलती है आपको डिफ्रैक्टेड इमेज, यहां पर एक रिंग मिलेगी, रिंग। फिर वैसे तो और भी कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलेंगी, लेकिन हमें केवल D1 और D1 के बारे में ही जानना है। तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी होती है भाई? इसकी रेडियस होती है 1.22 डी लैम्डा ओवर एफ लैम्डा ओवर ए। यही तो लिखाई थी इसकी, एफ लैम्डा ओवर ए। बात समझ में आ रही है? तो फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर, और इसका जो साइज है वो कितना है? ये है आपका 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका व्यास निकालना है, मतलब हमें इसका डायमीटर निकालना है। तो जो डायमीटर होगा, डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 2 टाइम्स ऑफ 1.22, फोकल लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी है? 590 नैनोमीटर, डिवाइडेड बाय साइज कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करेंगे आप इसे, देन यू विल गेट द आंसर। कितना आएगा डायमीटर आएगा आपका कितना? इट विल बी इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, इतना आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये है कि यदि आपने लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज बनाने की कोशिश की तो डायमीटर जो होगी, देखो सेंटीमीटर पता है कितना है? 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर कितना होता है? बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। तो डायमीटर भी बहुत छोटी सी होगी, ऐसे करके। किसकी? यदि इंफिनिटी से कोई लाइट रे आ रही है, लाइट रे इंफिनिटी से आए या लाइट रे कहीं फाइनाइट डिस्टेंस से आए, जैसे कि इधर देखो बोर्ड पे, अगर जो आपने मान लिया ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो यहां पे कुछ डिस्टेंस होगी तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी। तो जो इसकी इमेज बनती है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, यहां पे सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है ऐसे करके, फिर सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है यूं। समझ में आई ना बात? पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनती है सौजन्या, बल्कि क्या बनती है? सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनती है ऐसे करके। कैसे बनेगी? ऐसे करके यूं बनेगी। बहुत सारी लाइट चलेंगी ना यहां से, ऐसे ऐसे। तो डिफ्रैक्शन की वजह से फिर ये यहां भी चलेगी, यहां भी चलेगी, यहां भी चलेगी, ऐसे करके यहां चलेगी, यहां चलेगी, यहां चलेगी। तो डिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट के डिफ्रैक्शन की वजह से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज सर्कुलर डिस्क के रूप में ऑब्टेन होती है। जैसे यहां पे ये इनफाइनाइट से लाइट आ रही थी, होनी चाहिए थी फोकस पे, लेकिन ये सर्कुलर डिस्क बनती है। इसी प्रकार से बोर्ड पे देखो एक बार, तो यदि आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया, देखो यहां पे, तो इसकी सर्कुलर इमेज तो यहां पर बनेगी ऐसे ऐसे, सही है, और इसकी सर्कुलर इमेज यहां बनेगी और इसकी सर्कुलर इमेज कहां बनेगी? यहां पे बनेगी ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है नहीं? बोलो। अच्छा, अब अगर जो, अच्छा आप मेरे को ये बताओ,
आपने बल्ब देखा है, बल्ब जब जलता हुआ, एक तो ट्यूबलाइट होती है, एक छोटा सा बल्ब देखा है क्या आपने जलता हुआ है? बोलो, देखा है? तो जब आप दूर से बल्ब को देखते हैं तो कैसा लगता है, बताओ आपको कैसा लगता है? आपकी जो आंख की आंख है उसमें भी एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो कैसे दिखाई देता है आपको? बल्ब बल्ब की तरह दिखाई देता है, उसकी डिफ्रैक्टेड इमेज दिखाई देगी। यदि मान लिया आप यहां पे खड़े हो और एलईडी ले लो, आप बल्ब मत लो, आपके पास जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, आप मोबाइल की टॉर्च ले लो। मोबाइल की टॉर्च को जब आप बिल्कुल पास से देखोगे तो वो उसकी शार्प इमेज आपको दिखाई देगी। यदि जैसे जैसे अब आपकी आंख में शार्प इमेज बनेगी जब आप देखोगे, लेकिन यदि आप इस मोबाइल टॉर्च को दूर ले जाओगे ना तो आपकी आंख में इसकी डिफ्रैक्टेड इमेज बनेगी ऐसे करके, और दूर ले जाओगे तो यहां पे ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाओगे तो डिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है। डिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? डिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, मेरे को ऐसा लग रहा है डिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। देखो, बल्ब ऊपर लगा हुआ है, जब आप पास से देखोगे तो बल्ब आपको बिल्कुल शार्प दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है बल्ब शार्प? क्योंकि ये तो मान लिया आपकी आंख का लेंस है, और आंख का लेंस तो ऐसे होता है ना यूं करके, और यहां पे रेटिना होती है। तो अगर जो ये बल्ब है ना, बल्ब पास में रखा है तो इसकी जो इमेज बनती है बिल्कुल शार्प ऐसी बनेगी। लेकिन अगर जो ये बल्ब दूर हो जाएगा, दूर, तो डिफ्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा और यहां पे आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा। अच्छा, यदि देखो, जैसे मान लिया आप सड़क पे खड़े हो, सड़क पे खड़े हो और वहां से बाइक आ रही है या स्कूटी आ रही है, तो उस स्कूटी की लाइट को आप अंधेरे में देखना, है ना? तो लाइट जब आएगी तो आपको इतनी बड़ी इमेज दिखाई देगी आंख पर। जब वो बिल्कुल पास आ जाएगी तो आपको लगेगा कि लाइट केवल इतने एरिया में है। बात को समझो आप, लाइट केवल इतने एरिया में है। लेकिन जैसे जैसे वो दूर चली जाएगी, क्या स्कूटी यदि आप दूर से आती हुई दिखाई देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा इतनी बड़ी लाइट हमारे पास आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे स्कूटी दूर होती जाती है उसकी इमेज डिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है, डिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है। रेडियस क्या थी? रेडियस ऐसे थी ना आपने की, रेडियस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो डिफ्रैक्शन होता है। अब बोर्ड पे देखो इधर, जैसे जैसे अगर जो मान लिया आप, जैसे आप कार को देखते हो, कार को, कार देखी है आपने? हां देखी है। कार की कितनी लाइट होती हैं? कार की 2 हेडलाइट होती हैं। मान लीजिए कार है, कार की 2 हेडलाइट है और ये चल रही है और आप खड़े हो यहां पे, तो मेरे को बताओ, जब कार बहुत दूर होती है, जब कार बहुत दूर होती है तो दोनों हेडलाइट एक जैसी जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अरे बोलो, जब कार पास में आ जाएगा तब ये दोनों लाइट, हेडलाइट जो होंगी वो अलग अलग दिखाई देंगी। बात समझ में आती है? नहीं? तो दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए आपको उनकी डिफ्रैक्टेड इमेज में रिजॉल्वेशन करना आना चाहिए। अच्छा लिख लो, इसमें लिख लो, देयरफॉर इमेज formed by lens are diffracted circular disk। क्लियर है क्या बात? अगर जो मान लिया ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज सर्कुलर डिस्क के रूप में ऐसे बनेगी और इसकी इमेज सर्कुलर डिस्क के रूप में ऐसे बनेगी। क्लियर है क्या बात?
और ये जो होती हैं ये वेल रिजॉल्व होती हैं, वेल रिजॉल्व। यदि आप बोर्ड पे देखो, यदि आपसे कहूं, आप देख रहे हो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो आपको ये दोनों पॉइंट अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, समझे? लेकिन अगर जो मैं इन्हें पास पास में ला दूं तो अभी भी अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे आपको। लेकिन अगर जो मैं बिल्कुल इसके पास में ला दूं तो मेरे ख्याल से ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन अब आपको ये एक ही सर्कुलर पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यदि जो ऑब्जेक्ट हैं और वो काफी डिस्टेंस पर है तो ये वेल रिजॉल्व कहलाते हैं। लेकिन अगर जो आप इन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास रख दोगे तो होता क्या है कि ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख का लेंस है, तो आपकी आंख की लेंस के बाद जो डिफ्रैक्टेड इमेज होती है ऑब्जेक्ट 1 की और इसकी जो डिफ्रैक्टेड इमेज होती है ऑब्जेक्ट 2 की, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, है ना? इमेज डिफ्रैक्टेड इमेजेस आर diffracted images are overlapped on each other. Therefore these images are not well resolved, images are unresolved। दोनों की दोनों इमेज अनरिजॉल्व नहीं है। सही है ना? चाहे आप करके भी देख लो, आप अपनी कॉपी पे दो पॉइंट को बिल्कुल पास में लिखोगे ना तो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, आपको लेंस लगाना पड़ेगा उसे रिजॉल्व करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये एक पॉइंट इमेज है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमारी आंखें देखती है ना इसे, तो रेटिना पर जो ये रेटिना है, रेटिना पर जो पॉइंट इमेज नहीं बनती है इसकी, बल्कि इसकी डिफ्रैक्टेड इमेज बनती है, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन हो जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम क्या कहेंगे, दोनों को वेल रिजॉल्व कब कहेंगे? दोनों को रिजॉल्व कब कहेंगे? जब, देखो ये रिले क्राइटेरिया है कि ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पे रखें कि इसका पहला मिनीमा और इसका भी पहला मिनीमा इस तरीके से एक दूसरे के सेंटर पे बने, तो ये जो दोनों इमेज होंगी, ये दोनों इमेजें रिजॉल्व कहलाती हैं। रिजॉल्व, देखो खूब दूर दूर रख दोगे पॉइंट को, खूब दूर दूर रख दोगे तो आपको अलग अलग ही दिखाई देंगी, लेकिन हम इसे कितना पास ला सकते हैं, कितना एक दूसरे को पास ला सकते हैं कि हमें अलग अलग ही दिखाई दें। बात समझ में आ रही है? तो दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड रिले क्राइटेरिया, है ना? तो ऐसे लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट्स कम क्लोज टू ईच अदर, diffracted images overlap and not able to resolve, not able to resolve। तो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, उसे हम रिले क्राइटेरिया बोलते हैं। आपकी किताबों में लिखा होगा ये, है ना? सब शीट वगैरह में लिखा हुआ है, लिखो रिले क्राइटेरिया। व्हाट इज रिले क्राइटेरिया? टू रिजॉल्व द इमेज, है ना? टू रिजॉल्व द इमेजेस। मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, टू diffracted images are said to be well resolved,
when secondary minima of first diffracted image lies on central circular diffracted image of second object। ऐसे है, कहने का मतलब बोर्ड पे देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो ये सेंट्रल मिनीमा है, ये जो मिनीमा है ये इस वाली इमेज के सेंटर पे पड़ना चाहिए, इस वाली इमेज के सेंटर पे पड़ना चाहिए। तो दोनों इमेज को हम क्या कहते हैं, वेल रिजॉल्व कहते हैं। और ये जो थीटा होना चाहिए, थीटा नॉट, दिस थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए होना चाहिए, है ना। मैंने बताया था ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा, तो थीटा नॉट जो होना चाहिए यानी कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के द्वारा आंख पे जो एंगल बनना चाहिए वो 1.22 लैम्डा अपॉन ए के द्वारा बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट वेल रिजॉल्व कहलाती है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इसमें एक। देखो हो सकता है अभी आपको कुछ ज्यादा इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं अपनी आंख की बात करता हूं, ये सब एससीवी के एग्जांपल हैं, देखो ठीक से आपको मिलेंगे सब। द डायमीटर ऑफ अवर आई, हमारी आंख की पुतली है, उसकी डायमीटर होती है इज 2 मिलीमीटर। हमारी आंख की पुतली 2 मिलीमीटर समझते हो ना कितना होता है, बहुत छोटा। फाइंड द एंगल मेड, फाइंड द मिनिमम एंगल मेड, find the angle made by an object, by two objects, so that they can be well resolved, उन्हें हम आसानी से देख सकें। और लाइट क्या हो रही है, 500 नैनोमीटर यूज हो रही है। क्लियर है कि बात। मान ले हमारे पास दो रेड कलर के स्पॉट्स हैं, तो हमारी आंख पर ये कितना एंगल बनाए, ये दो एक ये रेड कलर का पेन है, एक ये रेड कलर का पेन है। अब देख लो, चाहे एक रेड कलर का पेन है, एक रेड कलर का पेन बराबर मूल्य हो, तो जब दोनों रेड कलर के पेन पास पास होंगे तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। और दोनों रेड कलर की डिस्टेंस देखो, मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा सकता हूं। मान लिया ये रेड कलर के दो पेन हैं, तो मेरे को यहां पे अलग अलग दिखाई देंगे। अब आप इन्हें 100 मीटर की दूरी पर रख दो, तो आपको ये दोनों पेन एक ही पेन दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात सुजन्य? नहीं? कितना एंगल आया? तो बस ये एंगल, ये याद रखना है फॉर्मूला, जो साइन थीटा होगा जो कि थीटा नॉट के बराबर होता है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय साइज ऑफ दिस लेंस। ये लेंस क्या है, ये हमारी लेंस आंख में फिट है, ये रेटिना है, तो लेंस का साइज कितना है 2 मिलीमीटर। ठीक है बात। तो कितना आएगा भैया बताओ, 1.22 इंटू 10 250 10 की पावर -6। और जब आप इसे करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 3.05 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ये है एंगल। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो अब मेरे को आपको समझ में आ रहा है डिफ्रैक्शन में क्या बताना चाह रहा हूं। देखो मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया आपको। अब आप अपने हाथ में दो पेन लोगे एक जैसे, थोड़ी डिस्टेंस पे रखोगे, इतनी डिस्टेंस बना के रखना ऐसे, तो जब आप पास में देखोगे तो आपको दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन जब इन्हें दूर ले जाओगे तो दूर ले जाने से क्या होगा? दूर ले जाने से ये एंगल जो होगा, आंख पर जो एंगल बना रहा है ये बहुत कम हो जाएगा। तो जो इस समय जब ये यहां पर थे तो इनकी इमेज जो बनेगी रेटिना पर, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, तो बढ़िया दिखाई देगी। लेकिन जब इन्हें आप दूर ले जाओगे और दूर ले जाओगे तो इसकी इमेज क्या होगी? एक दूसरे पे डिफ्रैक्टेड हो जाती है, एक डिफ्रैक्टेड इमेज एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है और एक ही दिखाई देते हैं। फिर ये पेन आपको एक ही दिखाई देगा, दोनों पेन। समझ में आ रही है बात? नहीं? तो दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। यानी कि दूर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लिया आप तारे देखते हो आसमान में, तो दो तारों के बीच डिस्टेंस तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन उनके द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया जो एंगल है ये बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए हमें दोनों तारे एक जैसे, एक में मिले हुए दिखाई देते हैं ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये हमारी आंख की प्रॉब्लम है। आंख में जो लेंस लगा हुआ है उसकी वजह से डिफ्रैक्शन के कारण दो अलग अलग इमेजेस एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं और हमें ऑब्जेक्ट एक जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन लिखो अभी आप, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द डिस्टेंस बिटवीन टू हेडलाइट्स ऑफ ए कार is 1-2 meter if diameter of our eye is 2 millimeter, then find the maximum distance of car so that two headlights can be seen two headlights can be well resolved। क्लियर है क्या बात? तो लैम्डा कितना है? 632 नैनोमीटर। बोलो कितने डिस्टेंस पर हम, अरे अगर जो आप कार को देखोगे ना, बहुत दूर से यदि कार आ रही है तो आपको कार की हेडलाइट दोनों मिली हुई, एक दूसरे को मिली हुई दिखाई देंगी। यदि आप एरोप्लेन को देखोगे ना, एरोप्लेन पे, तो एरोप्लेन में कम से कम 10-20 लाइट लगी होती हैं एरोप्लेन में, इधर उधर। लेकिन जब वो आसमान में उड़ता है रात में, तो आपको एरोप्लेन में केवल और केवल एक लाइट ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरोप्लेन से जो लाइट लगी होती है ना एरोप्लेन में, जैसे मान लिया एरोप्लेन है और ये चल रहा है ऐसे, और इसमें कई सारी लाइट लगी है, आप यहां ग्राउंड पे खड़े हो, तो आपको जब ये दूर होगा तो आपको केवल जब इसकी इमेज बनेगी ना इससे, तो सारी की सारी इमेज जो होंगी वो यहीं पे मिलेंगी, सब डिफ्रैक्टेड हो जाएंगी, तो आपको अलग एक गुच्छा दिखाई देगा लाइट का, है ना, बंच। लेकिन जैसे जैसे पास आएगा तो अलग अलग दिखाई देंगी। इसी तरीके से ये मान लिया हमारे पास क्या है, ये कार है, सही है, ऐसे, और ये इसकी हेडलाइट है। तो हेडलाइट के बीच की डिस्टेंस कार कैसे होगी? अरे कार ही सही बना देता हूं मैं, कार तो ऐसे होगी मान लिया,
ये कार चल रही है और ऐसे है, ये हेडलाइट है, ये इसके पहिए हैं, सही है भाई। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर दे रखी है, सही है। तो मैं इस लाइट को क्या करता हूं, हेडलाइट को ऐसे बना लेता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, और ये लेंस है। तो 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर ये आपकी आंख का लेंस है, तो इसकी इमेज यहां बनेगी डिफ्रैक्टेड, और इसकी इमेज यहां बनेगी डिफ्रैक्टेड। तो ये एंगल जो होना चाहिए ना मिनिमम रिजोल्यूशन के लिए, ए साइन, ये क्या है, साइज ऑफ द लेंस, ए साइन थीटा 1.22 लैम्डा, और साइन थीटा नॉट यानी 1.22 लैम्डा अपॉन ए होना चाहिए। और थीटा तो होता है छोटा, यहां पे है कार, तो कार के बीच के डिस्टेंस इसे मैं x मान लूं, तो यहां से साइन थीटा कितना होना चाहिए, यानी कि थीटा नॉट जो होना चाहिए परपेंडिकुलर, एक मिनट, ये एंगल जो होगा एंगल थीटा नॉट, ये होगा आर्क अपॉन रेडियस, ये हो गया। और रिले क्राइटेरिया से साइन थीटा नॉट कितना होना चाहिए, 1.22 लैम्डा अपॉन ए, यानी कि थीटा, ये याद रखना, इसका कोई डेरिवेशन नहीं कराना है अपने को। रिले क्राइटेरिया, दिस इज द मिनिमम एंगल मेड बाय टू ऑब्जेक्ट ऑन द आई सो दैट दे आर वेल रिजॉल्व। तो थीटा नॉट की वैल्यू 1.22 लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, व्हाट इज ए इज द साइज ऑफ द सर्कुलर अपर्चर। तो थीटा नॉट की वैल्यू 1.22 नॉट एक्स लैम्डा अपॉन ए अपॉन टू लैम्डा। तो ये तो इससे लगभग कट जाएगा, व्हाट इज ए इज द साइज ऑफ आई, व्हाट इज लैम्डा, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना ऐसे, भाई देखो कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, 3.11 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी तक कार को आप लाइट अलग अलग देख सकते हो। अगर जो कार इससे कम डिस्टेंस पे आई, ये 3.11 किलोमीटर है, इससे कम डिस्टेंस पे यदि होगी तो आपको उसकी लाइट अलग अलग दिखाई देंगी। लेकिन अगर जो कार और पीछे चली गई यहां पे, तो इसकी लाइट आपको एक मिलती हुई दिखाई देंगी, आप अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर सकते। साफ कर दूं, देखो लिखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में हम जानते हैं, टेलीस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है बड़े अपर्चर का, एक आईपीस होता है, और टेलीस्कोप से क्या देखते हैं, टेलीस्कोप से दूर की चीजें देखते हैं। तो जब आप दो तारों को देख रहे हो यहां पे, तो टेलीस्कोप से देखते हो ऐसे करके, ये टेलीस्कोप होता है यूं, और आप यहां पे देखते हो। तो रिजॉल्विंग मतलब दो तारों को या दो स्टार्स को अलग अलग देखने की क्षमता, द पावर टू रिजॉल्व द टू डिफरेंट स्टार, या आप ऐसे कह सकते हो कि दो पेड़ हैं या दो बिल्डिंग है और बहुत दूर दूर पर है। जब आप दोनों बिल्डिंग को देखोगे तो उन्हें अलग अलग दिखाई देना चाहिए, तभी तो टेलीस्कोप का काम है। अब अगर जो मान लिया आप टेलीस्कोप से देख रहे हो ऐसे लेकर के, और सब चीजें मिक्स दिखाई दे रही हैं आपको, तो वो बेकार हो गया टेलीस्कोप, है ना। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप क्या होती है, समझ में आई बात। टेलीस्कोप में लेंस होता है, ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम। तो अगर जो दो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो इनकी इमेज क्या बनती है, डिफ्रैक्टेड बनती है ऐसे। तो मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए, थीटा नॉट। तो थीटा नॉट की वैल्यू, थीटा मिनिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1.22 लैम्डा अपॉन डी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी क्या है, व्हाट इज डी, ए मान लो इसे, व्हाट इज ए,
ए इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द मिनिमम एंगल, मिनिमम, दिस इज द मिनिमम एंगल required so that images are well resolved। तो ये तो अपने को पता ही है, ये रिले क्राइटेरिया से पता है अपने को। रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज, मैं लिखा देता हूं, लिखो, देन resolving power of telescope is defined as reciprocal of theta minimum। that is रिजॉल्विंग पावर जो होगी वो थीटा मिनिमम का इनवर्स होगी। कहने का मतलब क्या है, जितना थीटा मिनिमम कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। यानी कि बोर्ड पे देखो, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, आप टेलीस्कोप से देख रहे हो तो ये दो एंगल बना रहे हैं। ये एंगल कितना बनाएगा, इधर देखो, ये एंगल बना रहा है इतना θ1 और वो उसे देख पा रहा है। अच्छा, लेकिन अगर जो ये टेलीस्कोप 1 है, टेलीस्कोप 1, यदि इसने इतना एंगल कर दिया तो ये टेलीस्कोप नहीं देख पाएगा। एंगल छोटा होगा, एंगल कम होगा तो वो नहीं देख पाने का। तो मिनिमम एंगल, अब मान लीजिए, सुनो एक मिनट, एक टेलीस्कोप की क्षमता 2 डिग्री तक रिजॉल्व करने की है कि भाई 2 डिग्री तक वो अच्छा रिजॉल्व कर देगा, और अगर जो 1 डिग्री हो गया एंगल तो वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? लेकिन दूसरा टेलीस्कोप 2 डिग्री तो करेगा ही, और 1 डिग्री पर भी यदि ऑब्जेक्ट रखे हो तब भी रिजॉल्व कर देगा। तो कौन सा अच्छा टेलीस्कोप हुआ? जो कि 1 डिग्री पर भी रखे हैं ऑब्जेक्ट, उन्हें भी रिजॉल्व कर सकता है। तो कौन सा टेलीस्कोप अच्छा हुआ? जिस टेलीस्कोप की मिनिमम एंगल रिजोल्यूशन कम है वो टेलीस्कोप अच्छा है। तो इसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। तो रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे टेलीस्कोप की? इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ थीटा मिनिमम। समझ में आ रही है सौजन्य बात? नहीं। और रिजॉल्विंग थीटा मिनिमम कितना बताया मैंने आपको? 1.22 लैम्डा अपॉन ए। तो रिजॉल्विंग पावर हो गई 1.22 लैम्डा अपॉन ए। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ में आई बात? व्हाट इज ए? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। 2 लेंस होते हैं उसमें, तो जो लाइट गिरती है वो किस पे गिरती है? ऑब्जेक्टिव पे। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, जो रिजॉल्विंग पावर है वो वेवलेंथ, रिजॉल्विंग पावर किसकी? टेलीस्कोप की। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए के। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। यही कारण है कि जब आप टेलीस्कोप बनाते हो तो टेलीस्कोप में ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी डायमीटर को क्या रखते हो आप? बड़ा रखते हो। समझ में आई बात? डायमीटर के जितना ज्यादा आप डायमीटर लोगे ऑब्जेक्टिव लेंस का, उतनी ही रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है क्या बात? साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोर्ड पे देखना, इधर देखो, सुन लो मेरी बात। विवग्योर, ये है 400 नैनोमीटर, ये है 700 नैनोमीटर। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हो। 700 नैनोमीटर के लिए रिजॉल्विंग पावर, यानी कि रेड कलर के लिए रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब आप अंधेरे में निकलना,
और जब आप मार्केट में घूमने जाते हो तो रेड कलर की जो लाइट्स लगी होती हैं, रेड कलर की जो मतलब बोर्ड लगे होते हैं, शाइन बोर्ड लगे होते हैं ना, जैसे दुकानों के नाम लिखे होते हैं, और किसी ब्लू कलर के देखना और रेड कलर की देखना, तो रेड कलर के बोर्ड को आप पास में ही जाकर के आसानी से पढ़ सकते हो और ब्लू कलर के बोर्ड को आप दूर से देख सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? उस पे लिखा रहता है रेमेंड्स, ऐसे लिखा रहता है। अगर जो वो रेमेंड्स या कुछ भी नाम लिखा हुआ है वो रेड कलर की लाइट से लिखा हुआ है, तो रिजॉल्विंग पावर, आपकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर, आपकी आंख में भी लेंस लगा हुआ है, रिजॉल्विंग पावर कम हो जाती है, तो आपको वो रेड कलर का रेमेंड्स धुंधला धुंधला दिखाई देगा, शार्प नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से वो सारे अक्षरों के जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। किसके लिए? रेड कलर के लिए। लेकिन अगर जो रेमंड लिखा है, रेमंड कंपनी का नाम है, या कोई पिज्जा की कंपनी ले लो आप, जिसे आप जानते हो, है ना, तो अगर जो ब्लू कलर की लाइट से लिखा है तो दूर से भी आपको वो ब्लू कलर की लाइट सही दिखाई देगी, रेमंड साफ साफ दिखाई देगा। तो दिस इज द ड्यू टू द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंस, और यू कैन से द टेलीस्कोप। तो इसे ध्यान रखना, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप लिख भी सकते हो रेड कलर की लाइट इज मोर डिफ्रैक्टेड, है ना, ऐसे लिख लो, मोर डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड इन कलर ऑफ, इन रेड कलर लाइट, इन रेड कलर। क्लियर है के बाद? रेड कलर, मोर डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन रेड कलर। अभी ये भी बताऊंगा मैं कि जो रेड सिग्नल होता है, जो ट्रेन के सामने या स्ट्रीट लाइट, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो रेड कलर का ही सिग्नल, वो रेड कलर का क्यों होता है वो भी आप समझोगे इसमें, है ना। मोर डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस इन रेड कलर लाइट, है ना। तो रेड कलर के जो ग्लो शाइन बोर्ड होंगे वो आपको आसानी से दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है बात? लिख लो इसे, लिखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। टेलीस्कोप दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है, माइक्रोस्कोप पास पास की वस्तुएं, जो आपने एक लेंस लाए थे ना बचपन में छोटे से थे, वो माइक्रोस्कोप होता है ना। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, देखो मान लिए माइक्रोस्कोप है और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी मिनिमम है। हमारी आंखें, हमारी आंख है, अगर जो ये D1 डिस्टेंस पे रखी है तब हम इसे अलग अलग देख पा रहे हैं, और एक व्यक्ति D2 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, D2 पर, तो अलग अलग देख पा रहा है। तो कौन सा व्यक्ति की लेंस की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छी है? जो इस वाले लेंस की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है, जो मिनिमम डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे। डिस्टेंस, व्हाट इज डी मिनिमम? व्हाट इज डी मिनिमम? इज द मिनिमम डिस्टेंस between two objects which can be resolved, well resolved, है ना, well resolved। तो ध्यान देना, माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर is defined as reciprocal of D minimum,
दैट इज रिजॉल्विंग पावर डी मिनिमम। जिस माइक्रोस्कोप की डी मिनिमम रिजॉल्व करने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी, डी मिनिमम जिसका कम होगा, वो माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान से देखो, मान लिया दो वायरस हैं, दो वायरस 1 मिलीमीटर पर रखे हुए हैं, तो एक जो माइक्रोस्कोप है वो उसे आसानी से देख सकता है, और दूसरा माइक्रोस्कोप आसानी से देख सकता है जब उनके बीच की डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर हो। तो कौन सा ज्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप है बताओ जरा? माइक्रोस्कोप 1, माइक्रोस्कोप 2, बोलो। ये अच्छा है, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, इसकी रिजॉल्विंग पावर P1, इसकी रिजॉल्विंग पावर P2। तो P1 इज लेस देन P2, क्योंकि ये डी मिनिमम, इसकी मिनिमम डिस्टेंस रिजॉल्व करने की क्षमता क्या है? 1 मिलीमीटर, और इसकी रिजॉल्व करने की मिनिमम डिस्टेंस रिजॉल्व करने की क्षमता है 1 माइक्रोमीटर। तो ये वाला माइक्रोस्कोप अच्छा है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल होती है डी मिनिमम। व्हाट इज डी मिनिमम? मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी रिजॉल्व इजिली। जबकि टेलीस्कोप में वो 1/थीटा मिनिमम था। ये जो एंगल बनाते हैं, दो ऑब्जेक्ट जब दूर रखे होंगे, जैसे कि 2 स्टार या 2 बिल्डिंग या 2 प्लेनेट, वो हमारी एंगल पर आंख पर एंगल बनाता है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने उस केस में 1/थीटा मिनिमम लिखा है, इस केस में डी मिनिमम लिखा है। इसका डेरिवेशन करता हूं रिजॉल्विंग पावर का, जो कि आता भी है। देखो, जब आप माइक्रोस्कोप से जब दो वायरसेस को देखते हो, है ना, वायरस को देखते हो, तो क्या करते हो? जैसे मान लिया ये माइक्रोस्कोप है, ये लिखा, ऐसे देखते हैं ना आंख से, और यहां 2 वायरस रखे हुए हैं ऐसे, तो उनके बीच में देखते हैं डिस्टेंस वगैरह कितनी होती है। तो आप क्या करोगे, मैं चित्र बना देता हूं, ये लेंस है, तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये ऐसे, तो इन 2 ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे आप? इनकी फोकस पर रखोगे लगभग, है ना, फोकस के जस्ट इधर रखोगे। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस बना देता हूं इनके बीच में, क्लियर है बात? और ये कितनी हो गई? डी मिनिमम डिस्टेंस हो गई। समझ में आ रही है बात? नहीं? तो ये जो एंगल बनाएगा, हाँ भाई, ये जो थीटा मिनिमम बनाएगा ये रहा, तो थीटा मिनिमम कितना होगा बता सकते हो? डी मिनिमम डिवाइडेड बाय एफ। एक तो ये हो गया बात सही, क्लियर है क्या बात? इसे मैं थीटा नोड मान लेता हूं, ये थीटा नोड हो गया। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात है ना, जब ये बनाएगा आंख पर, तो डिफ्रैक्टेड इमेज इस तरीके से बनेगी, अलग अलग रिजॉल्व हो जाएंगी, ये थीटा नोड होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसकी डायमीटर कैपिटल डी लिख लेना, इसे मैं हटा करके यहां पे बना रहा हूं ऐसे, ठीक है बात? और ये जो डिस्टेंस है ये एफ है, ये जो एंगल है बीटा, और ये डायमीटर है डी, और ये हो गया d/2। तो tan बीटा कितना हो गया बता सकते हो? हाँ, tan बीटा हो जाएगा d/2 इंटू एफ। तो tan बीटा हो गया d/2f। व्हाट इज कैपिटल डी? डायमीटर ऑफ, किसकी डायमीटर? ऑफ माइक्रोस्कोप लेंस, माइक्रोस्कोप लेंस की डायमीटर है ये। आई बात समझ में? तो ये तो थीटा नोड हो गया। थीटा नोड की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? ये होती है आपको a sin थीटा नॉट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा आपका व्हाट इज a sin थीटा नॉट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन d हो जाएगा ये रहा। तो थीटा नोड हो गया 1.22 लैम्डा अपॉन d हो जाएगा, है ना। अब यहां देखो, थीटा नॉट किसके बराबर है? d मिनिमम अपॉन f, और ये बराबर है 1.22 लैम्डा अपॉन d के। तो जो d मिनिमम होगा, हाँ भाई, d मिनिमम किसके बराबर होगा? 1.22 लैम्डा f अपॉन d के बराबर होगा।
बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है बात। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो तो, हाँ, साइन बीटा टेन बीटा, बीटा एंगल बहुत छोटा होता है तो इसे मैं साइन बीटा लिख लूंगा। अच्छा एक काम करो, डी अपॉन एफ को क्या लिख लूंगा मैं, डी अपॉन एफ यहां से आ जाएगा 2 टेन बीटा, सही है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी अपॉन एफ यहां लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 1/22 लैम्डा अपॉन 2 टेन बीटा। समझ में आ रही है बात? दिस इज डी मिनिमम, ध्यान से देखते जाना, डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, 61 लैम्डा अपॉन 10 बीटा, कॉपी करो यहां तक। अच्छा डी मिनिमम इतना आ गया। तो जो मैंने आपको पावर बताई थी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, कितना बताया था, 1/डी मिनिमम। डी मिनिमम मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी रिजॉल्व इजिली। तो कितना आया, 0.61 लैम्डा इंटू 10 बीटा आया। समझ में आ रही है बात नहीं? क्योंकि ये बीटा भी बहुत छोटा होता है तो आप 10 बीटा को साइन बीटा भी लिख सकते हो। तो जो रिजॉल्विंग पावर आया वो साइन बीटा अपॉन 0.61 इंटू लैम्डा आया, है ना? क्लियर है क्या बात? ये आ गई पावर इसकी। तो जो पावर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अच्छा मैं यहां पे लिखूंगा थोड़ा सा और, है ना? ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि विवग्योर, समझ में आई बात? एक तो बात ये है, तो ब्लू कलर की लाइट, जैसे मान लिया आपको दो वायरस देखने हैं, दो वायरस आपको देखने हैं, तो आप पता है वायरस को कैसे देखोगे, उन वायरस को ब्लू कलर से कलर कर दोगे। या मान लिया दो कुछ भी देखनी है तो आप रेड कलर अगर जो उस पर लगा दोगे तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। तो यदि आपको दो ऑब्जेक्ट अलग अलग देखने हैं तो आप इस उन ऑब्जेक्ट को, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट कौन से, कोई भी हो सकता है, उन्हें ब्लू कलर से कलर कर दो तो रिजॉल्विंग पावर जो होगी ये 400 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर। तो ब्लू कलर की रिजॉल्विंग पावर जो होगी, है ना, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। ब्लू कलर की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है, मोर रिजॉल्विंग पावर फॉर ब्लू कलर लाइट। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, जब हम लैब में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप क्या वायरसेस को देखने के लिए यूज करते हैं या बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, तो पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। पावर मैक्सिमम देखो कैसे हो सकती है, अगर जो आप सुनो, एक मिनट मेरी बात, इफ मीडियम बिटवीन एक मिनट सुनो, इफ ऑब्जेक्ट्स आर इमर्ज्ड इन एन ऑयल, यदि इन वायरसेस को आप ऑयल के अंदर रिजॉल्व कर दोगे, या आप ऐसे कर सकते हो कि इसके बीच में ऑयल भर दो, आप ऐसे करके ऑयल भर दो, तो जो वेवलेंथ है वो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाती है। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, समझ में आई बात? तो जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, साइन बीटा अपॉन 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू, और म्यू इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन 0.61 इंटू लैम्डा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इस केस में, है ना, इस केस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब ऑब्जेक्ट को ऑयल के अंदर या ऑयल के मीडियम से लाइट को पास कर दो तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जो पावर होती है
पावर जो होती है म्यू इंटू साइन बीटा, म्यू इंटू साइन बीटा, ये कहलाती है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाती है क्या, म्यू इंटू साइन बीटा, म्यू इंटू साइन बीटा। साइन बीटा समझते हो ना, बना लेना, ये लेंस है, ये फोकस है, और ये d/2 इसका अपर्चर है, और ये जो एंगल होता है ये होता है बीटा, ध्यान रखना इस बात का, ये होता है साइन बीटा, म्यू इंटू साइन बीटा और टेन बीटा सेम होता है, समझ में आई बात। तो इसे हम 2 इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर और ये 1.22 इंटू लैम्डा, इस तरीके से भी आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात, ये है। तो ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को यदि ऑयल में इंक्रीज करके डाल करके वेवलेंथ को बढ़ा देंगे तो भी हमारी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूछा जा चुका है आईआईटी में, है ना, पूछा जा चुका है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है ये।